नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज टाइम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उदयपुर फाइल्स। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक हकीकत है उस सच्चाई की जिसने 28 जून 2022 को उदयपुर शहर ही नहीं पूरे भारत को हिला दिया था। एक साधारण दर्जी, एक मासूम परिवार और एक ऐसी साजिश जिसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि आतंक का पूरा नेटवर्क छुपा था। तो आइए जानते हैं क्या थी असली कहानी, कैसे हुई ये वारदात और फिल्म उदयपुर फाइल को पर्दे पर कैसे दिखाया गया। तो फिल्म की शुरुआत होती है शहर की सबसे बड़ी शोभा यात्रा से। इस यात्रा में बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो शामिल होते हैं कि तभी अचानक से हम देखते हैं इकबाल को, जो इस शोभा यात्रा के बीचों बीच एक हड्डी को फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। ये देखकर सभी लोगों ने इकबाल को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले भी यहाँ पर इकबाल और इकबाल के साथियों को बुरी तरह से पीट रहे थे, क्योंकि इस तरह से शोभा यात्रा के बीच में इस तरह की हरकत करना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और क्योंकि ये धीरे धीरे हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा था, इसलिए आईबी का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह को यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में इकबाल और उसके साथी जो है वो मोहम्मद हुसैन के लोग हैं। तो ईश्वर सिंह को समझ आता है कि वो खुद ही एक दंगाई है। इसके बावजूद ईश्वर सिंह ने इन लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो इकबाल तक सीमित नहीं है बल्कि इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और मोहम्मद हुसैन जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लोगों के साथ मिला हुआ है, जो इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं, इंडिया को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। तो हम पाकिस्तान के अजहर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं। जब उसे भारत में ये सारी चीजें मालूम चली कि किस तरह से मोहम्मद हुसैन के लोगों को पीटा गया और उन्हें जेल में बंद किया गया, तो यहाँ पर अजहर चाहता है कि अब वो इंडिया में आतंक फैलाना चाहता है ताकि इंडिया में अब लोग डरना स्टार्ट करें। जिसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो वकील जो है वो आपस में बहस कर रहे थे, और ये बहस जो है वो दरअसल में मंदिर और मस्जिद की थी। फिल्म में तो बनारसी मस्जिद के बारे में बताया गया है, लेकिन असल में बात जो है वो ज्ञान बापी मस्जिद की हो रही थी। तो कोर्ट में यहाँ पर जमकर बहस होती है। तो मंदिर के पक्ष में यहाँ पर रामचरण अपनी बात रखता है और मस्जिद की तरफ से मकबूल अपनी बात रखता है। रामचरण जो है वो यहाँ पर सभी के सामने बताता है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, स्वास्तिक बना गया है और ओम भी लिखे गए हैं, उसी तरह से ये सारी चीजें जो है वो ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर भी मौजूद है। वहां भी संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, स्वास्तिक बना है और तो और ओम भी बना है। तो आखिरकार ये ज्ञान बापी मस्जिद सदियों पुरानी है, तो मुगलों को इन सब में कब से इंटरेस्ट होने लगा। और हाल ही के रिसर्च से ये भी मालूम चला है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी पाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि दरअसल में वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो जज साहब यहाँ पर फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि वो एक समिति का गठन कर रहे हैं, जो समिति जो है वो मस्जिद के अंदर की सारी चीजें को परखेगी, जानेगी और उसी के बाद हम फैसला सुना पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो कोर्ट में हुई, अब ये सारी चीजें जो है वो मीडिया तक पहुंच चुकी थी और अब भारी भरकम डिबेट भी छिड़ चुके थे। सभी लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। हर एक मीडिया चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बारे में ही बताया जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आईबी ऑफिसर ईश्वर सिंह को, जो कि पाकिस्तान में बने उस नेटवर्क को खत्म करना चाहते हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं। साथ ही हमें एक बात और मालूम चलती है कि ईश्वर सिंह का एक खुफिया एजेंट सलीम नाम का बंदा जो है वो अजहर की गैंग में शामिल है। अजहर जो भी प्लानिंग करता है वो सारी चीजें ईश्वर सिंह को मालूम चल जाती है। ये सारी चीजें अजहर भी नोटिस करता है कि आखिरकार जो वो प्लान बनाता है वो इंडिया तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो अब जो रिसर्चर टीम बनाई गई है वो सीधा मस्जिद में जाती है और वहां जाकर वो सारी चीजों को चेक करने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें सचमुच ही मस्जिद के अंदर स्वास्तिक और संस्कृत के श्लोक दिखाई पड़ते हैं और तो और उन्हें यहाँ पर एक शिवलिंग भी मिलता है। ये सारी चीजें देखने के बाद सभी लोग बहुत ही हैरान थे और तो और मस्जिद के लोग जो है वो इन सभी चीजों से इनकार कर रहे थे। जिसके बाद हमें सारी सच्चाई को बताया जाता है। पता चलता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। जब मुगलों ने काशी विश्वनाथ पर अटैक किया था तो यहाँ पर बहुत सारे सनातनी लोगों ने इसका सामना किया और अपने मंदिर को बचाने की काफी कोशिश की। और मंदिर के जो पंडित थे वो जानते थे कि अगर मुगल यहाँ तक पहुँच गए तो वो पूरे मंदिर को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो जानते थे कि वो शिवलिंग को छिपा सकते हैं, लेकिन वो इसे नंदी जी से अलग नहीं करना चाहते थे। तब पंडित जी ने शिवलिंग को निकाला और नंदी जी के पास ले गए। उनके कानों में कहा
कि मेरी तो समाधि एकदम तय है, लेकिन आपको बहुत बरसों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मंदिर के पंडित जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कुएं में शिवलिंग सहित छलांग लगा दी। लेकिन अब जाकर ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई है तो अब नंदे जी का वो इंतजार खत्म हो गया है। जब मस्जिद से ये सारे सबूत बाहर निकल कर आए तो मीडिया में भारी भरकम डिबेट छिड़ चुकी थी, जिसमें मस्जिद और मंदिर के लोग एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरह से बात कर रहे थे। जब डिबेट हुए और कई सारे लोगों ने अपने बयान दिए तो कुछ बयान ऐसे भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत थी, जिनमें से एक नुपुर शर्मा भी थी। लेकिन उन्हें इस फिल्म में नूतन शर्मा बताया गया है। नूतन शर्मा ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिस वजह से पूरे देश में जो है वो दंगे छिड़ चुके थे। हालांकि ये बस एक डिबेट की बात थी जिसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो एक दूसरे के सिर पर सिर्फ बातें रख रहे थे, लेकिन मुस्लिम लोग जो है वो नूतन शर्मा के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे। तो हाल ही में मीडिया में जो सारी चीजें हुई उसे देखते हुए ईश्वर सिंह जो है वो अलर्ट हो जाता है। उसे मालूम है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है राजस्थान के उदयपुर में, जहां पर हम देखते हैं कन्हैया लाल साहू को, जो कि एक टेलर है। कन्हैया लाल जो है वो कपड़े सीने का काम करता है। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है और सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। जब वो यहाँ पर आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने काम किया, मेहनत की और फिर अपने खुद की एक टेलर की दुकान खोली। तो कन्हैया लाल की टेलर की शॉप के सामने ही निजाम नाम का एक बंदा भी है, उसकी भी टेलर की शॉप है। और निजाम को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो कन्हैया लाल के पास ही आता, और कन्हैया लाल ने आज तक उसे किसी भी काम के लिए मना नहीं किया है, क्योंकि कन्हैया लाल उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। दरअसल में जो शॉप निजाम चलाया करता है उसी शॉप को पहले निजाम के अब्बू चलाया करते थे, और निजाम के अब्बू और कन्हैया लाल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए निजाम को जो भी जरूरत पड़ती तो कन्हैया लाल उसे पूरी करता। लेकिन निजाम जो है वो अपने अब्बू की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। वो अपने अब्बू को ना तो कुछ मानता है और ना ही किसी और को। दरअसल में निजाम जो है वो गलत संगति में है, जिस वजह से उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो उतनी नहीं है जितनी उसके अब्बू की थी। तो हालांकि कन्हैया लाल के सामने तो वो ठीक ढंग से बर्ताव करता है, लेकिन उनके पीठ पीछे वो उन्हें बहुत गालियां देता है और काफिर कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्हैया लाल के घर में उसकी बीबी के अलावा 2 बेटे मौजूद हैं। दोनों बेटे ही पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी चीज की जरूरत होती तो कन्हैया लाल उनकी जरूरतों को पूरा करते। भले ही कन्हैया लाल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटों को हमेशा सही सीख देता। अब एक दिन हम देखते हैं कि जब कन्हैया लाल काम कर रहा था तभी अचानक से निजाम की शॉप पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो निजाम को धमकाने और उससे लड़ने लगते हैं। यहाँ पर कन्हैया लाल जब उनके पास पहुंचा तो मालूम चला कि निजाम ने लोगों से 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब निजाम उन पैसों को लौटा नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो लोग जो है वो निजाम के ऊपर भड़क रहे थे। ये देखकर कन्हैया लाल ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे 5,000 रुपए दिए। तब निजाम ने ये 5,000 रुपए उन्हें वापस दे दिए, जिससे कि निजाम जो है वो कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो गया। कन्हैया लाल ने उससे कहा कि अगर तेरे पास पैसे होंगे तभी तू मुझे वापस करना, वरना वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दरअसल में ये निजाम का एक सेटअप था। जो लोग उससे उधार मांगने के लिए आए थे वो कोई और नहीं बल्कि निजाम के ही दोस्त थे। उन 5,000 रुपए से निजाम और उसके दोस्तों ने पार्टी की और फिर जो पैसे बच गए वो निजाम और उसके साथियों ने आपस में बांट लिए। जिस तरह से निजाम और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, उनकी ये सारी बातें जो है वो यहाँ कन्हैया लाल के दोस्त ने सुन ली थी। और फिर वो दोस्त जो है वो तुरंत ही कन्हैया लाल के पास गया और उसे ये सारी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया लाल उसकी बात मानने को ही रेडी नहीं था। और मैंने आपको बताया कि निजाम जो है वो कुछ गलत लोगों की संगत में था, उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने थे और कन्हैया लाल तो निजाम के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। इसलिए निजाम ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया लाल के ऊपर ही वो टास्क कंप्लीट किया जाए। तो निजाम ने कन्हैया लाल से उसका मोबाइल लिया। तो 5-7 मिनट के लिए निजाम ने कन्हैया लाल का मोबाइल लिया था। इस बीच कन्हैया लाल जो है वो निजाम को समझा रहे थे कि वो किसी भी जुलूस में शामिल ना हुआ करे, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और उसे अच्छी संगति में रहना चाहिए। तो निजाम के मोबाइल वापस करने के बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो सीन बहुत ही भयानक था। दरअसल में यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो कन्हैया लाल को उसके घर पर अरेस्ट करने के लिए आ गए थे। कन्हैया लाल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर रही है। और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी कन्हैया लाल ने पुलिस वालों से ये सवाल पूछने की कोशिश की कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है
तो यहाँ पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तूने अपने मोबाइल से फेसबुक पर एक बहुत ही गंदा पोस्ट किया है जिस वजह से तुझे यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। लेकिन कन्हैयालाल बताता है कि उसे मोबाइल चलाना नहीं आता है। बात कुछ ऐसी है कि नूतन शर्मा ने हाल ही में मीडिया में जो बयान दिया था उस बयान को यहाँ पर कन्हैयालाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उसे समर्थन दिया था और इसी वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें कन्हैयालाल को समझ नहीं आ रही थी। उसे नहीं पता है कि ये सारी चीजें दरअसल में निजाम ने की है। और फिर तभी यहाँ पर एक मौलवी आता है जो कि न जेल में बंद करने के लिए कहता है। पुलिस वाला भी उसकी सारी बात मान रहा था कि तभी यहाँ पर एक शहर का बड़ा नेता आता है जो कि वकील को अपनी साथ लेकर आया था। वो कहता है कि सरकार तो अगले 4 महीने में बदल ही जाएगी और अगर वो बदली तो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच लेना। और इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया है कि तुम इन लोगों को जेल में डालो। जिसके बाद यहाँ पर कन्हैयालाल और उसके परिवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से कन्हैयालाल की जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी थी क्योंकि उससे कोई भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था और तो और उसे सभी लोग धमकी दे रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर कन्हैयालाल जो है वो अपनी टेलर की शॉप पर तक नहीं जा पा रहा था। कभी कभी वो बाहर निकलने की कोशिश करता तो एक दिन उसे निजाम ने पकड़ लिया। वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह से धमकाता है कि तूने जिस तरह से हमारे लोगों के खिलाफ जो पोस्ट की है उससे हम तेरा बहुत ही बुरा हाल करेंगे। ये देखकर कन्हैयालाल को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने अपराध किया क्या है। इसके बावजूद उसके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, जबकि निजाम को तो वो अपने बेटे की तरह मानता था। और फिर उसे धीरे से समझ में आता है कि ये सब कुछ दरअसल में निजाम ने ही किया है, क्योंकि निजाम ने ही मेरा मोबाइल लिया था और 5-7 मिनट के लिए उसने मेरे मोबाइल से छेड़खानी की थी। कन्हैयालाल बहुत अच्छे से समझ चुका था। अब आगे हम देखते हैं कि ईश्वर सिंह के पास पाकिस्तान के एक इन्फॉर्मर सकीना का कॉल आता है और सकीना यहाँ पर ईश्वर सिंह को बताती है कि दरअसल में ये लोग एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को टारगेट करना चाहते हैं। उस शहर में वो एक ऐसी शख्सियत को मारने वाले हैं जिससे कि वो उसे मारकर उस शहर में दंगे फैला सके। तो ये सारी खबर मिलने के बाद ईश्वर सिंह जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। उसे मालूम है कि ये लोग जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। वहाँ अजहर जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। इंडिया में जितने भी लोग एक्टिव हैं उन लोगों को उसने इस प्लान के बारे में बता दिया था, जिनमें निजाम भी अजहर के साथ ही मिला हुआ है। और तो और अजहर ने तो यहाँ पर निजाम को काम दिया है कि वो कन्हैयालाल को मार दे। इसी वजह से यहाँ पर निजाम जो है वो कन्हैयालाल के पीछे घूमता रहता है। उसे मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चांस चाहिए। लेकिन कन्हैयालाल को ये सारी चीजें पता चल जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपने लिए प्रोटेक्शन मांगता है। वो कहता है कि कुछ लोग जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कन्हैयालाल को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से कन्हैयालाल दुखी हो जाता है। तो अब कन्हैयालाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करना क्या है, क्योंकि टेलर की शॉप बंद थी और सारी रोजी रोटी जो है वो उसी शॉप से चलती है। तो यहाँ पर कन्हैयालाल ने एक फैसला किया। उसने अपनी शॉप पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया ताकि वो सबकी निगरानी में रहे। सीसीटीवी कैमरा जैसे ही लगा तो निजाम अब पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुका था, क्योंकि अब वो कन्हैयालाल के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बारे में वो अजहर से भी बात करता है। अजहर कहते हैं कि अगर ये काम तुम नहीं कर सकते हो तो हमें फिरदौस को पहुंचाना पड़ेगा। फिरदौस एक ऐसा आदमी है जो कि लोगों को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता है। वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब आगे हम देखते हैं कि ईश्वर सिंह जब अपने इन्फॉर्मर सलीम से बात कर रहे थे कि तभी अजहर को सलीम के बारे में मालूम चल जाता है और फिर सलीम को यहाँ पर अजहर बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद 8 जून 2022 के सीन को दिखाया जाता है, जब कन्हैयालाल जो है वो अपनी शॉप पर चुपचाप काम कर रहा था कि तभी यहाँ पर बाइक से 2 लोग आए। वो यहाँ पर कुर्ता सिलवाने आए थे। तो यहाँ जब कन्हैयालाल उनका माप लेने लगे कि तभी मौका देखकर उन लोगों ने यहाँ पर कन्हैयालाल के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया और फिर देखते ही देखते फिरदौस और उसके साथी ने कन्हैयालाल को जान से मार दिया। ये सारी चीजें जब हुई तो यहाँ पर एक आक्रोश छिड़ चुका था। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और कन्हैयालाल के घर वालों का बहुत ही बुरा हाल था। तो कन्हैयालाल की हत्या जो है वो 8 जून 2022 को की गई थी, लेकिन उनका परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, क्योंकि कन्हैयालाल को जिन लोगों ने मारे थे, जो हत्यारे थे, वो आज भी देश में खुले घूम रहे हैं।
ये लड़ाई किसी धर्म या जाति या राजनीति की नहीं है, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की है। और जब तक कन्हैया लाल जी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये आवाज़ बुलंद होती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।